कर जंग छिड़ गई है। धमकियां दी जा रही हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलनी पड़ेगी और इस बहस को लीड कर रही है राज ठाकरे की सेना। वैसे पहले से बदनाम भी है, जो पहले से विवादों में रही है। इस बार तो बवाल इतना बढ़ चुका है कि अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है। राज ठाकरे कहते हैं कि जो मराठी नहीं बोले उसे पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। जवाब बीजेपी के निशिकांत दुबे भी देते हैं। कहते हैं अपने घर में तो कुत्ता भी शेर बनता है, खुद तय करे कि कुत्ता कौन शेर कौन। वैसे इन सबसे परे सवाल यह है कि अचानक से भाषा का विवाद क्यों खड़ा हो गया। 20 साल बाद ठाकरे भाई साथ आए लेकिन बवाल भी लाए। क्या होगा इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में? क्या इसका रिश्ता बीएमसी चुनाव से है या फिर बिहार के चुनाव से है? स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर बवाल है। बीएमसी चुनाव का सवाल है। राज उद्धव भूले बाबा साहेब का ज्ञान क्या महाराष्ट्र में लागू करेंगे अपना संविधान? इन दिनों महाराष्ट्र में भाषा पर बवाल चल रहा है। हिंदी बोलने वालों को जहां तहां पीटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि बवाल नया नहीं है, लेकिन अचानक से इस बवाल को हवा क्यों मिली? किसने दी? किस मंशा से दी? किसके कहने पर दी? ये सवाल है। तो इनके जवाब हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। हुआ है कि बीते अप्रैल महीने में महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया था कि 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के फैसलों के बाद मराठी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। सरकार पर इस नीति के तहत जबरदस्ती हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। बाद में सरकार ने आदेश में बदलाव किया, कहा हिंदी तीसरी भाषा होगी। सरकार ने शर्त रखी कि छात्र तभी दूसरी भाषा चुन सकते हैं जब 20 से ज्यादा बच्चे एक साथ आवेदन दें। माना गया कि ये असंभव है। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी घटना घटी जब 20 साल बाद ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मुंबई में विजय रैली में नजर आए। ये रैली महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने के फैसले को वापस लेने के बाद आयोजित की गई। इस रैली में दोनों ठाकरे बंधुओं ने भाषा विवाद को लेकर फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कई आरोप भी लगा दिए। मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। एक मराठी माणसाची वज्रमूठ दाखवली, त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतोय। दीपक पवार पण त्याच्यात आहेत। एक तरफ ठाकरे बंधु मिल रहे थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जहां मुंबई में कई लोगों ने मराठी न बोलने की वजह से अन्य लोगों के साथ मारपीट की। खासकर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई और पुणे में गैर मराठी लोगों पर हमले किए। मुंबई में एक दुकानदार को मारा गया क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली और राज ठाकरे की आलोचना की। राज ठाकरे ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं का खुलकर समर्थन किया, कहा इन्हें पीटो और इनका वीडियो ना बनाओ। राज ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके, वो कहते हैं कि हम भाजपा को महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने नहीं देंगे, हम मराठी जनता को एकजुट करेंगे। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तो कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। उत्तर भारतीयों के महाराष्ट्र में पीटे जाने का इतिहास कोई आज का नहीं, बहुत पुराना है। लेकिन इस बार ठाकरे भाइयों की जबरदस्त तरीके से आलोचना शुरू हो गई। उत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेताओं ने ठाकरे भाइयों पर गंभीर सवाल उठा दिए। इस विवाद की जड़ को बीएमसी चुनाव से जोड़ दिया। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के पीटने वाले बयान पर कहा कि हम राज ठाकरे के गुंडों को पटक के मारेंगे। उधर निरहुआ कहते हैं कि मुझसे लड़कर दिखाएं। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है,
उसके बाद भी अनेकता में एकता है, इसी में दम है, तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं मैं। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद फडणवीस सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसके कारण समझिए। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ केंद्र की हिंदी नीति को लागू करना चाहती है, दूसरी तरफ मराठी वोटरों को नाराज नहीं कर सकती, खासकर जब बीएमसी का चुनाव नजदीक है। यही एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमलों की निंदा की और सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। राज ठाकरे इनका आभार मानता हूं कि उन्होंने सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था, इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बेशक बीएमसी चुनाव की वजह से हिंदी मराठी विवाद को बढ़ावा दे रहे हों, लेकिन वो बाला साहेब के उस बयान को भूल गए जिसमें बाला साहेब ने कहा था, मैं महाराष्ट्र में मराठी हो सकता हूं, लेकिन भारत में मैं हिंदू हूं। हमें भाषाई पहचान से ऊपर उठकर हिंदुत्व को अपनाना चाहिए। इस बयान को मौजूदा भाषा विवाद के बीच काफी अहम माना जा रहा है। ठाकरे भाइयों के दिल बीएमसी चुनाव के लिए मिले हों या वास्तव में मिल गए हों, लेकिन फिर भी सवाल है, महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर बवाल क्यों? मराठी के बहाने लोगों को पीटना कितना सही? क्या महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ना बोलना अपराध है? हिंदी मराठी बवाल बीएमसी चुनाव के लिए जरूरी या मजबूरी? क्या ठाकरे भाई महाराष्ट्र में अपना अलग संविधान लागू करेंगे? क्या केंद्र और राज्य सरकार ठाकरे भाइयों के दबाव में आएंगी? क्या हिंदी मराठी बवाल का असर अन्य राज्यों में भी बवाल बढ़ाएगा? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब बेशक वक्त की गोद में हो, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि जिस तरह से बवाल बढ़ रहा है वो इशारा कर रहा है कि ये तो बवाल की शुरुआत है। मानकर चलिए बवाल लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जब देश में सतही स्तर पर राजनीति की जाती है तो उसके मुद्दे भी घृणा के आधार पर तय होते हैं, और इस देश के राजनीतिक दल धर्म, जाति और भाषा, पंथ, मजहब के आधार पर जिस तरह से देश को बांट रहे हैं वो शुभ संकेत नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र के भीतर जिस तरह से भाषा के आधार पर हिंदी और मराठियों के बीच का टकराव चल रहा है, क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? और क्या ये देश को बांटने की एक और कोशिश नहीं है? क्या धर्म और जाति, भाषा के आधार पर देश को बांटने वाले हमारा आपका भला कर सकते हैं, लोकतंत्र का भला कर सकते हैं, हिंदुस्तान का भला कर सकते हैं? रात 8 बजे विस्तृत चर्चा। तो रात 8 बजे द डिबेट का हिस्सा जरूर बनिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार, एटीएस, एसटीएफ ने प्रदेश में सबसे बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया, जिसके तहत बाकायदा लड़कियों के रेट तय होते थे। धर्मांतरण के लिए देखा जाता था लड़की की जाति क्या है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेटवर्क विदेशों तक था। 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा एक कारोबार था। लेकिन जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी का बलरामपुर सुर्खियों में है। हुआ ये कि यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की 40 कमरों वाली आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। अब पूरी खबर को समझिए। पिछले दिनों छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद एटीएस ने दावा किया था कि छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था।
आरोप है कि सालों से छांगुर बाबा धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और हवाला जैसे काले कायनामों के गंदे खेल में शामिल था। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश एटीएस और स्थानीय पुलिस ने बलरामपुर जिले से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का गंदा खेल सालों से खेला जा रहा है। इसके पीछे बाकायदा विदेशों से फंडिंग होती थी। छांगुर बाबा का नाम कैसे सामने आया? आपके मन में सवाल होंगे कि वास्तव में छांगुर बाबा तक पुलिस पहुंची कैसे? तो बता दें, बलरामपुर समेत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हिंदू संगठनों के प्रयास से 2 दिन पहले कुछ लोगों ने घर वापसी की। इसके बाद एसटीएफ ने बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी कर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उसने सनसनी फैला दी। पता चला कि यहाँ जातियों के आधार पर लड़कियों के रेट तय थे। यदि कोई लड़की ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय समाज से होती थी तो 15 से 16 लाख रुपए उसे धर्म बदलने के लिए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था, जबकि अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। छांगुर बाबा के बारे में कुछ और जानिए। साधारण से दिखने वाले छांगुर बाबा के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है और वो बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। 2010 में बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचता था। 2010 के बाद बाबा, उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति जुटाई। छांगुर के गिरोह ने 15 सालों में इस्लामिक देशों की लगभग 40 यात्राएं की। 40 से ज्यादा बैंक खातों में करीब 100 करोड़ रुपए हवाला से मंगवाए। धर्मांतरण से अकूत संपत्ति का मालिक बना छांगुर बाबा। छांगुर ने यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। छांगुर ने 2 साल पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बनाया। उतरौला में कपड़े का शोरूम भी खोल लिया था। कैसे फूटा छांगुर बाबा का भांडा? छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजरे तैयबा नाम के खिताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था। छांगुर बाबा का गिरोह विशेष रूप से उच्च जाति की हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाता था। कुछ दिनों पहले लखनऊ की गुंजा गुप्ता का मामला सामने आया था, जिसे छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अबू अंसारी ने अपना नाम अमित रखकर प्रेम जाल में फंसाया। बाद में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब हिंदू संगठनों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने उसकी घर वापसी की तो छांगुर बाबा का भांडा फूट गया। बलरामपुर में फैला था छांगुर बाबा का साम्राज्य। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए झांसे में लेता था। लेकिन इन सब के बाद भी कोई आदमी मना करता तो उसे फर्जी केस में फंसाकर पुलिस और कोर्ट के जरिए प्रताड़ित करवाया जाता था। बलरामपुर में पुलिस और कोर्ट में उसकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता था। लेकिन कहावत है, कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी पाप कथा का अंत जरूर होता है। सो छांगुर बाबा की पाप कथा का अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 11 जुलाई से ही सावन की शुरुआत हो रही है, यानी कि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर मेरठ में हाई लेवल मीटिंग की गई। बैठक मेरठ कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण समेत तमाम आला अधिकारी शामिल रहे और दोनों ही मुख्य अधिकारियों ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई न बरती जाए। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी समय से निभाए। इस मीटिंग की सबसे खास बात यह रही कि डीजीपी राजीव कृष्ण ने धर्म के कथित ठेकेदारों और उत्पात मचाने वालों को खास संदेश दिया। कहा, कोई समूह किसी दुकान या ढाबे पर चेक नहीं करेगा, उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। कहीं भीड़ बढ़ती है तो अधिकारियों को अपडेट किया जाएगा। 75 डेसिबल से ज्यादा डीजे साउंड की तीव्रता नहीं होगी। कांवड़ 10 फीट ऊंचा और 12 फुट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। रुड़की से मुजफ्फरनगर के बीच में कांवड़ और डीजे असेंबल होते हैं, यानी कि यहाँ बनते हैं और वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर कांवड़ ऊंचे हैं तो पहले ही रोक दिया जाए।
नियम ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो बड़ी बातें कही गई हैं इस मीटिंग में वो आपको बताते हैं। कोई समूह किसी दुकान या ढाबे को चेक नहीं करेगा। आपको याद होगा पिछले दिनों विवाद हुआ था मुजफ्फरनगर में ही, उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, राज्यों के अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया गया। आप जानते हैं अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं, तो ग्रुप है ऑफिसर्स का। कहीं भीड़ बढ़ती है तो अधिकारियों को अपडेट किया जाएगा। 75 डेसिबल से ज्यादा डीजे का साउंड ना हो। साउंड को लेकर, म्यूजिक को लेकर भी कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होता है। कांवड़ की हाइट और उसकी चौड़ाई को लेकर भी बात हुई। 10 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा होना चाहिए। रुड़की से मुजफ्फरनगर जो पूरा रूट है, इसके बीच कांवड़ डीजे असेंबल होते हैं, तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि आप इस पैमाने का ध्यान रखें। उसके अलावा अगर कोई नियम नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो कुछ कथित स्वघोषित लोग जाके दुकान चेक करते हैं और लोगों को चेक करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये निर्देश हैं। कह दिया गया है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसके लिए है। एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सबके भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहां असेंबल हो रहा है वहां की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे ये इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पे ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से जो 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई जाएगी। अभी चीफ साहब ने बताया कि करीब 25 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी का मार्ग, एनएचएआई का मार्ग पर कार्य चल रहा है। बाकी लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं, जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी वो व्यवस्था कराई जाएगी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस कांवड़ में यात्रा कर सके। महिला कांवड़ियों के लिए जो कैंप्स हैं उनमें विशेष व्यवस्था की गई है, उसमें अलग से उनके जो सेग्रीगेटेड पोर्शंस भी बनाए गए हैं जिससे कि उनकी निजता में और प्राइवेसी में कोई खलल ना हो। और बाकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं महिला कांवड़ियों की उसके लिए हमारे अधिकारियों ने उनसे वो सभी कैंप्स में व्यवस्था कराई है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने ये साफ संदेश दिया है कि ढाबे और होटलों में चेकिंग के नाम पर किसी भी समूह को गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी और अगर ऐसा है तो फूड सेफ्टी विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। साफ संदेश कांवड़ियों को भी है, वो ये तय करें कि जो सरकार ने दिशा निर्देश तय किए हैं डीजे और कांवड़ की ऊंचाई और चौड़ाई को लेकर उनका ठीक से पालन करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी कांवड़ यात्रा खतरे में पड़ सकती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उस पर राजनीति शुरू हो गई है, ये भी जानना जरूरी है। सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर ना बनाने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला था। अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर राजनीति शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया पर जोरदार पलटवार कर दिया। केशव मौर्य ने कहा, अब आपकी नौटंकी नहीं चलेगी, 2047 तक सत्ता के दरवाजे तो आपके लिए बंद है। इसके अलावा कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। तो ये ट्वीट आपको हम बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। राम भक्तों पर गोलियां, शिव भक्तों पर लाठियां, कांवड़ियों को भक्ति तक नहीं करने देते, भजन तक नहीं करने देते, नवरात्र और दीपावली में भी अंधेरा किया। तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस तरीके से उन्होंने कॉरिडोर बनाए हैं, मान लीजिए वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। वृंदावन में पैसे कमाने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो आखिरकार कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ियों के लिए
उन्होंने विशेष सुविधा क्यों नहीं दी? उनके आस्था पर, उनके पूजा पाठन के लिए, स्वच्छता के लिए आखिरकार उन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई न कोई कॉरिडोर ऐसे बनाते जिसमें सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं लगता। देखिए, जब तक अखिलेश जी की सरकार थी, कांवड़ यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं आई। न ये रोज रोज के मसले उठे कि सिविलियंस जो हैं वो ढाबों की चेकिंग, पेंटे उतरवाना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि कांवड़ के लिए अलग रूट होना चाहिए, अलग पथ नया बनना चाहिए, ताकि उनकी पाकीज़गी बनी रहे, उनका उस पथ के ऊपर ठहरने का इंतजाम हो, खाने पीने का इंतजाम हो, उनके स्वास्थ्य का इंतजाम हो। अखिलेश जी ने तो यही तो कहा है, तो इसमें क्या गलत है? बाकी बिला वजह एक दूसरे से समुदाय को चढ़ाना और इस तरह की हरकतें करके दूरियां पैदा करना, ये कतई देश के हित में नहीं है। आगरा के एक गांव में 7 साल बाद एक महिला की बेटी का पुनर्जन्म हो गया। मतलब हुआ नहीं, लेकिन महिला का दावा है कि ऐसा हुआ है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की के शरीर में। ऐसा उसे किसी तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक का तंत्र मंत्र, महिला का दावा और थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। 7 साल बाद लड़की का पुनर्जन्म, एक जिस्म में आई 2 जान। तंत्र मंत्र से मृत लड़की का पुनर्जन्म। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि स्थानीय लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है। एक महिला जिसकी बेटी की मौत 7 साल पहले सर्पदंश से हो चुकी थी, अब अचानक एक शादीशुदा युवती को अपनी मृत पुत्री बताने लगी। किसी तांत्रिक ने महिला से कहा कि तुम्हारी बेटी की आत्मा अब इस युवती में आ गई है, जाओ और उसे अपनी बेटी बना लो। फिर क्या था, महिला ने ना आओ देखा और ना ताओ देखा, सीधा चली गई अपने पुनर्जन्म वाली बेटी को वापस लेने। लड़की ने किया ना खाई लगी, गन्ना बना के बाहर जिनके फोन आए हो गए, लड़की दो खाई लगी, जिन्हें चंदी भुत्ती रागी चालीन मराठी में। कब की बात है? यही 5 साल है, इस बात में 5 साल क्या नाम था बच्ची का? लड़की वो आरती, हम जिमोड़ी होना पहचान लगी। अब ये नौकरा जिन्हें ब्याह दो बिजला पे थे जमीन से और नौकरा है, मैंने कि ऊपर आऊं चला तो ऊपर चला गया समय ना। मामला तब और पेचीदा हो गया जब युवती जिसका नाम वर्षा बताया गया, वो अपने असली माता पिता के साथ थाने पहुंच गई और महिला के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वर्षा का कहना है कि उसका इस महिला से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने सगे माँ बाप के साथ ही बचपन से रही है। जो करने वाली लड़की है मेरी माँ दे रही। आपकी माँ कौन सी है? जे रही। नाम क्या है? राजवीर गुड्डी देवी। अच्छा, कौन सा गाँव है? खुड़ोवी जिला। खुड़ोवी जिला की आप? हाँ। आपका जन्म भी वहीं पर हुआ है? हाँ, खुड़ोवी जिला में। शादी कहाँ पर हुई है? देवंश नगर। अच्छा, तो ये दूसरी जो आपकी माँ है कौन है, वो कह रही है क्या करे, क्या आरोप है उनका? जो करने मेरी लड़की है, मैं कह रही हूँ मैं तीनों ने मेरी माँ दे रही। क्या ये तंत्र मंत्र की ताकत थी या किसी माँ का पागलपन भरा मोह? क्या आत्माएं सच में नए शरीर में लौटती हैं या ये बस हमारे टूटे दिल की एक कल्पना होती है? वर्षा ने इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन गांव में अब भी फुसफुसाहटें हैं। कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? पुनर्जन्म की ये कहानी एक बार फिर से वही सवाल छोड़कर जाती है कि क्या वाकई मौत का अंत है या फिर एक नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सियासी गलियारे में आज राजा भैया की एक बड़ी नसीहत चर्चा का विषय बनी हुई है। राजा भैया ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है, बयान दिया। इस बयान को लेकर सियासी गलियारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजा भैया चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे और अपनी श्रद्धांजलि स्पीच में राजा भैया ने अखिलेश यादव को एक बड़ी नसीहत दी। सुनिए। उनके विचार जयप्रकाश जी से प्रेरित थे, डॉक्टर लोहिया से प्रेरित थे। यहाँ जयप्रकाश जी और डॉक्टर लोहिया का जिक्र करने के साथ साथ हम ये बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर लोहिया।
विशेषकर जो हमारे साथी हमारे बंधुगण जो समाजवादी पार्टी में है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया की क्या भावना थी कांग्रेस के प्रति, आचार्य नरेंद्र जी देव जी की क्या थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी की क्या भावना है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। खबर बुलंदशहर से सामने आई। स्कूल मर्जर के विरोध में गांव वालों ने शिक्षकों को ही बंधक बना लिया। छात्रों को ले जा रहे शिक्षकों को ही उन्होंने बंधक बनाया और स्कूल मर्ज होने के बाद नजदीकी गांव ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने स्कूल मर्जर का फैसला जो था उसका विरोध किया है। अभिभावकों ने टीचरों का रास्ता रोककर बंधक बनाया। पढ़ने पढ़ाने का सभी सामान ग्रामीणों ने कब्जे में ले लिया। विकासखंड ऊंचा गांव के शकरपुर गांव के थे सभी छात्र टीचर सभी बच्चों को नजदीकी गांव चठेरा ले जा रहे थे। ये शकरपुर गांव है, वहाँ पर लगभग प्राथमिक स्कूल में 15 बच्चे हैं। उनको पास के लगभग 1 किलोमीटर के स्कूल चटेहरा में किया गया है, जो हमारा एक तरह से मॉडल स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है। वहाँ हमारे डीओ साहब और वीडियो साहब गए हैं, गाँव वालों से वो बात कर रहे हैं। खबर हापुड़ से आपको बताते हैं, जहां सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री गुलाब देवी जख्मी हो गई हैं। बता दें कि गुलाबो देवी का काफिला किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान उनकी गाड़ी अचानक हाईवे किनारे खराब खड़ी कार से टकरा गई, जिसकी वजह से एक हादसा हो गया। दरअसल ये हादसा मुरादाबाद की तरफ जाते समय हुआ था। वहीं हादसे में मंत्री गुलाबो देवी को हल्की चोटें आई हैं। राहत की बात ये रही, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मंत्री गुलाबो देवी को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें निगरानी में रखा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। ये वीडियो सामने आया है, आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियां क्यू में खड़ी होती हैं और पीछे से एकदम से गाड़ी आती है और देखिए ऐसा लग रहा है कि पीछे से जो गाड़ी आई है वो स्पीड में थी। आगे अगर आप वाइट गाड़ी को देखेंगे वो नॉर्मल अपनी स्पीड में चल रही होती है और पीछे से जब गाड़ी आती है वो सडन स्पीड में होती है और फिर एकदम से 3-4 गाड़ियाँ, क्योंकि देखिए आप मंत्री हैं, आपकी फ्लीट होती है बाकायदा, एक आपका अपना एक काफिला होता है और फिर बस ऐसा लग रहा है कि सारी गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, अन्यथा ये ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो ये देखिए आप, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आगे वाली गाड़ी है शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो और उसकी स्पीड सडन जो एक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चल रही होती है उससे कम हुई और पीछे वाली गाड़ी अपनी स्पीड मैनेज नहीं कर पाई और वो एक टक्कर होती है और फिर जो फ्लीट की सारी गाड़ियां ऐसा लग रहा है वो सब टकरा गई। गाड़ी चलती रही थी रोड पर अच्छी खासी, अभी टोल पार किया है, गियर भी ढंग से ना लगा पाए, आगे ब्रेक मार दी गाड़ी ने और स्पोर्ट वाली आगे चल रही थी। स्पोर्ट वाले ने जाके जैसे स्पोर्ट वाला ब्रेक लिए, मैंने मंत्री बचाने के चक्कर में गाड़ी में गाड़ी जाकर लगी गाड़ी। अच्छा, मंत्री जी घायल हुए इसमें? मंत्री जी हाँ लगी है चोट। कितनी चोट? हॉस्पिटल में पता नहीं है इस समय कितना है, मैं तो अभी। अच्छा, क्या लोग घायल हैं? सभी 2 हैं। देखिए, आज दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी श्रीमती गुलाब देवी जी के कार की दुर्घटना होने का समाचार हमें मिला, तो हम सब लोग यहाँ पे तत्काल रामा हॉस्पिटल में पहुँचे। अभी मैम का इलाज यहाँ पे चल रहा है और जो अभी तक सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से किसी भी प्रकार के चिंता या खतरे की कोई बात नहीं है। मैडम को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे वो वर्तमान में आराम कर रही हैं और मैडम के परिवारजनों से वार्ता उपरांत एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए हायर सेंटर एम्स दिल्ली में मैडम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। खबर पुणे से आई है, बेहद ही बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया।